बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ का स्टेटमेंट क्या था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स यूनिट्स ऑफ गुड एक्स वन आफ्टर अनदर, द यूटिलिटी obtained from each successive unit goes on diminishing, that is total utility increases at decreasing rate because marginal utility diminishes. फिर हमने वो शेड्यूल डायग्राम की बात की थी। हमने कहा वो शेड्यूल डायग्राम नीचे आएगा, उसके बाद उसकी आएगी एक्सप्लेनेशन। हमने कहा था फ्रॉम द अबव शेड्यूल एंड डायग्राम वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग मेन पॉइंट: व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, total utility of x is increasing, the consumer is getting satisfaction from each successive unit up to 5 units. When mu of x is 0, tu of x is maximum, the consumer is fully satisfied at 6 units. Negative sign with marginal utility of good x is a signal of what? Disutility or dissatisfaction. ठीक है जी, that is total utility of good x decreases at what? 7 units. ये सारी बात हुई थी, लेकिन एक सवाल पे आपसे बात छोड़ी थी हमने। मैंने कहा why does this happen so? हाँ भाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। तो ये बात हमें मुकम्मल करनी थी। हमने कहा जनाब इसके पीछे लॉजिक क्या चल रही है, और मैंने कहा था वो लॉजिक मैंने आपको दी हुई शुरू के लेक्चर में। जवाब दें। क्योंकि नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, गुड पॉइंट। अच्छा, ये बात मैंने उस दिन भी कही थी, आपने जवाब दिया था आप लोगों ने, लेकिन मैंने कहा ये बात है, लेकिन पूरी बात करें ना इस हवाले से, ऐसा क्यों हो रहा है। चलें, तो इस पे आज बात कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। व्हाई डज दिस हैपन सो? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, कोई मुश्किल बात नहीं है। गुड। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा मुयस्सर होती हैं उनको हासिल करने की इंटेंसिटी कम होती है। असल में जस्तुजू उसकी होती है जो नहीं मौजूद होता, जस्तुजू उसकी नहीं होती जो मौजूद होता है, कदर उसकी नहीं होती जो मौजूद है, कदर उसकी होती है जो मौजूद नहीं होता। तो हम देखते हैं बहुत सी चीजों की कदर हमें जब होती है जब वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। वालिदैन हैं, कदर नहीं है, ऐसा ही है ना। तो गैर मौजूदगी में बड़ी कदर होती है। पानी बेतहाशा बहा देते हैं घर के अंदर, वो फर्श भी धुल रहा है भाई, गलियां भी धो रहे हैं, इतना पानी मतलब, लेकिन जिस दिन पानी की शॉर्टेज वाकया हो जाए तो वो कैसे संभाल संभाल के इस्तेमाल करते हैं पानी है। भाई पानी ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, बड़ी अहमियत हो गई पानी की, बूंद बूंद कीमती हो गई फिर तो कभी थर वालों से पूछो पानी की क्या अहमियत है। शहर वालों, तुम्हारे पास तो नलके में पानी आ जाता है, उनको तो पानी भरने भी जाना पड़ता है, तब भी उसको नेमत समझते हैं। और तुम वजू करते हो क्या करते हो? नलका खोलते हो, पानी बहता रहता है बहता रहता है, या तुम बर्तन धो रहे हो तो नलका ओपन है, बस पानी बहना दो, ऐसा ही है ना। क्यों? अहमियत कम है ना। आपके पास एक चीज ज्यादा है, जब चीज ज्यादा है तो उसकी अहमियत कम, जब चीज कम होगी तो उसकी अहमियत क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? चीजों की स्कैरसिटी, चीजों की स्कैरसिटी क्या करती है? उस चीज की अहमियत को क्रिएट करती है। क्या ख्याल है? ऐसा है या नहीं है? बताइए आप मुझे सब लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ?
जिस चीज का स्टॉक हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? जिस चीज का स्टॉक ज्यादा होगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, कम होगी? जिस चीज की इंपॉर्टेंस कम होगी, जिस चीज की इंपॉर्टेंस कम होगी, उससे ड्राइव होने वाली यूटिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इंपॉर्टेंस कम, इंटेंसिटी कम, मार्जिनल यूटिलिटी कम, यस और नो? क्योंकि जिस चीज की अहमियत कम है उसके अंदर आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर भी कम। तो ये जो वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, डिपेंड करती है एक चीज की अहमियत पर, उसकी इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, स्टॉक लेवल पर। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? और जिस चीज का स्टॉक कम होगा उसकी इंपॉर्टेंस या इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उससे ड्राइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो अब एक पैराग्राफ लिखने जा रहा है मैं इसके ऊपर। वो पैराग्राफ क्या है? द यूटिलिटी derived by consuming, ये उसके नीचे आएगा, बड़ा नया पैराग्राफ होगा, नई नंबरिंग नहीं होगी, नया पैराग्राफ होगा। The utility derived by consuming a good depends upon, जो यूटिलिटी आप ड्राइव करते हैं किसी भी गुड से, डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन depends upon what, intensity of want or importance of good। बेटा टाइम फैक्टर बिल्कुल है, टाइम फैक्टर मतलब वो तो अब आप सवाल ये कर लोगे यार कि इंटेंसिटी को कौन कौन सी क्या कहते हैं चीजें डिटरमाइन करती हैं, तो अलग बात है ना। वही मौसम, फिर वो डिमांड के सारे फैक्टर, मतलब डिमांड डिमांड कर्व को जो जो चीजें शिफ्ट करेंगी वो आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगी, सिंपल सी बात होगी ना बेटा। तो वो डिमांड में विलिंगनेस का बढ़ना भी है, डिमांड में एबिलिटी का बढ़ना भी है, तो विलिंगनेस बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, सो ऑन। तो सही बात है आपकी सारी, हम बात। ठीक है, क्या लिखा हमने बेटा? द यूटिलिटी ड्राइव बाय कंज्यूमिंग अ गुड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फॉर अ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर के नजदीक उस चीज की अहमियत क्या है, उस चीज उस वांट की इंटेंसिटी क्या है। देयरफॉर नंबर वन, अब ये इस पैराग्राफ के पॉइंट शुरू हो जाएंगे। एमयू, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, डायरेक्टली डिपेंड्स
on the importance of good acts. जवाब दें. To a consumer. बात समझ में आती है. मार्जिनल यूटिलिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है किससे? इंपॉर्टेंस से. गुड एक्स की इंपॉर्टेंस जितनी ज्यादा उतनी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा. जवाब दें. द ग्रेटर द importance the greater the importance of good acts, the larger the utility. जितनी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी गुड एक्स की उतनी यूटिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. समझे बात को? क्या ये बात समझ में आती है आपको? पहला पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा. इंपॉर्टेंस कम यूटिलिटी कम. चलिए अब इंपॉर्टेंस तब्दील कैसे होती है? पॉइंट नंबर 2. The importance inversely varies with the stock. The importance inversely varies with the stock of good X. The importance inversely varies with the stock of good X. That is, when quantity increases, importance decreases. ठीक है जनाब. When quantity increases, importance decreases. अब आखिरी पॉइंट और कंक्लूसिव पॉइंट है. ठीक है. वो कंक्लूसिव पॉइंट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करती है इंपॉर्टेंस पर, इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है स्टॉक पर. तो जरा स्टॉक से वापस आते हैं कहां पर? देखो समझना. मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करती है किस पर? इंपॉर्टेंस पर. इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है स्टॉक पर. तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इंपॉर्टेंस कम हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो रही है? कम हो रही है. सिंपल सी बात. स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इंपॉर्टेंस कम हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही है. चाहिए मेरी बात समझ में आती है आपको बेटा? रिस्पॉन्स दें बेटा, बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी. सब लोग बताएंगे तो बात बनेगी. तो इस बात को मैं लिख रहा हूं इस लाइन में. अगर बात समझ ना आए तो अभी भी देख लें आप. सिंस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स directly depends upon
the importance of x. क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करती है किस पर? इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एक्स पर। इंपॉर्टेंस inversely varies with the stock of good x। और इंपॉर्टेंस का स्टॉक ऑफ गुड एक्स के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। So does the marginal utility of good x। हाँ जी। Since mu of x directly depends upon the importance of x, marginally depend करती है importance of x के साथ, यानी कि मार्जिनलिटी और इंपॉर्टेंस का क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। स्टॉक का और इंपॉर्टेंस का क्या है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। जवाब दें तो हुआ क्या? हुआ क्या बेटा? हुआ ये कि स्टॉक बढ़ा, इंपॉर्टेंस डिक्रीज हुई। स्टॉक बढ़ा, इंपॉर्टेंस डिक्रीज हुई, और मार्जिनलिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। दैट्स ऑल। स्टॉक इंक्रीज, इंपॉर्टेंस डिक्रीज, स्टॉक इंक्रीजेस, इंपॉर्टेंट डिक्रीजेस, सो डज द मार्जिनल यूटिलिटी। स्टॉक बढ़ने से इंपॉर्टेंस कम हो रही है, इंपॉर्टेंस कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। हाँ जी। अब भी समझ नहीं आया? बताइए, बोलिए। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चलें जी, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? अजम्पशंस हैं इस लॉ की। इस लॉ की अजम्पशंस भी देखनी है। अजम्पशंस ऑफ द लॉ। जहां अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का लफ्ज आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या था? कुछ अजम्पशंस आ गई ना बेटा। जवाब दें। जहां अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का लफ्ज आ गया, वहां क्या हो गया? अजम्पशंस आई कि नहीं आई? क्या कहते हैं आप लोग? वहां अजम्पशंस आ गई बेटा। अच्छा जी, अजम्पशंस क्या है बताइए। इस लॉ की अजम्पशंस तो होंगी ना। क्या है अजम्पशंस? नंबर वन, यूनिट्स ऑफ good x should be of reasonable size. Number two, units of good x should be identical in terms of
क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जवाब दें बेटा, ये अजम्पशन चल रही हैं सारी की सारी। द प्रोसेस of consumption should be continuous. The process of consumption should be continuous. There should not be any interval ठीक है जी। उसके बाद environment or climate conditions remains unchanged। ठीक है। उसके बाद नंबर 5, consumers income remains unchanged। Prices of goods do not change। ठीक है जनाब। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बन गए बेटा, अजम्पशंस। और कुछ अजम्पशन आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ के इसमें ऐड कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कोई मिसिंग हो गई हो। तो एक थोड़ा सा टास्क दूंगा मैं आपको, आप इस बहाने आप स्टडी टेक्स्ट ही पढ़ेंगे। तो अगर मुझसे कोई अजम्पशन यहाँ पे मिस हो गई हो तो आप जरूर स्टडी टेक्स्ट से उठाएं, इसको क्या करें, इसमें ऐड करें। करेंगे ना बेटा सब लोग? जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा। करेंगे ना सब लोग? ओके। नाउ अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक के बाद एक। हाँ भाई, यूनिट्स ऑफ गुड एक्ट शुड बी रीजनेबल साइज। क्या मतलब रीजनेबल साइज यार? मतलब अगर आप जूस पी रहे हो तो 1 सिप ऑफ जूस इनफ है क्या सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए? 1 सिप, एक सिप जो होगा वो इनफ होगा? नहीं, हम एक सिप को 1 यूनिट नहीं मान सकते। अच्छा भाई, वो आप ले आए नेस्ले का 1 लीटर वाला डब्बा, बोला आपने 1 लीटर के डब्बे को 1 यूनिट माना। 1 लीटर डब्बा 1 यूनिट, दूसरा लीटर डब्बा दूसरा यूनिट। तो 1 लीटर डब्बा भी 1 यूनिट नहीं होना चाहिए ना बेटा, वो जरूरत से ज्यादा बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए जिससे हम ये ऑब्टेन कर सके जनाब कि हाँ भाई 1 यूनिट कंज्यूम करके हमें क्या हुई, सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी क्या हुआ हासिल। 1 गिलास, यस 1 गिलास या 200 ml 250 ml जो भी हो, 250 ml की बोतल, 200 ml का जूस का डब्बा या 300 ml की बोतल, इसको आप 1 यूनिट मान सकते हैं? यस और नो बताइए। अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो एक बाइट जो आपने लिया वो बाइट 1 यूनिट होगा, या पूरा पिज्जा 1 यूनिट होगा, या उसका एक स्लाइस 1 यूनिट होगा। रीजनेबल साइज।
रीजनेबल साइज। स्लाइस को आप देखें, अब आप रीजनेबल साइज खुद ब खुद समझना शुरू हो गया। अगर आप पानी पी रहे हैं तो एक घूंट पानी जो है वो आपके लिए यूनिट होगा, एक गिलास पानी आपके लिए यूनिट होगा, या एक जग पानी आपके लिए यूनिट होगा? एक गिलास। तो जो एक यूनिट हो वो रीजनेबल साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गिलास एक जग पूरा पानी पी लिया, उसके बाद अगले यूनिट को कंज्यूम करने की गुंजाइश ही नहीं आई, तो आपने बोला किधर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, एक जग पूरा पी गया, है कि नहीं है? तो मतलब हर लॉ की कुछ असम्पशंस हैं, उन असम्पशंस का ख्याल रखना क्या है जरूरी है। अगर आप उस लॉ को उन असम्पशन से हटकर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वो लॉ वेरीफाई होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यस और नो? जवाब दीजिए। उसके बाद यूनिट्स ऑफ गुड एक्ट शुड बी आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर मैं गिलास पी रहा हूं पानी का तो पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं पहला गिलास पानी पिया अगले गिलास में रूह अफ़ज़ा मिला दिया, टैंग मिला दिया। तो यार अगर पहला गिलास में पानी पी रहा हूं तो लगातार हर गिलास पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट गिलास में किसी ने रूह अफ़ज़ा मिला दिया, किसी ने नेक्स्ट गिलास में टैंग मिला दिया, तो इससे क्या हुआ? यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं रहे बेटा। अगर मैं स्लाइस जूस पी रहा हूं तो स्लाइस जूस ही पीता रहूंगा, अगर मैं नेस्ले का जूस पी रहा हूं तो मैं नेस्ले का जूस ही पीता रहूंगा, अगर मैं पिज्जा खा रहा हूं तो पिज्जा का एक ही फ्लेवर खाता रहूंगा। ऐसा नहीं एक स्लाइस कोई और फ्लेवर का, दूसरा स्लाइस कोई और फ्लेवर का। तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी तब्दील हो सकती है अगर ये आप क्या करेंगे, यूनिट्स को आइडेंटिकल नहीं करेंगे। इवन यहां तक के अगर मैं पानी का गिलास एक पी रहा हूं तो पहले गिलास का जो क्या कहते हैं जो टेम्परेचर है वो अलग है, दूसरे गिलास का टेम्परेचर अलग है, तो तब भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। यानी इवन टेम्परेचर तक भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या ख्याल है? यूनिट्स ऑफ गुड एक्ट्स शुड बी आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर मैं सेब कंज्यूम कर रहा हूं तो एप्पल एक के बाद एक एप्पल, एक एप्पल का यूनिट हो गया। यस और नो? आम का सीजन है, ठीक है जी, तो वो टेस्ट वाइज क्वालिटी वाइज वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि मैं आम खा रहा हूं तो पहला तुमने सिंदड़ी आम खा लिया और दूसरा कोई तुमने लंगड़ा आम खा लिया, ऐसा नहीं करना यार। अगर सिंदड़ी खा रहे हो तो सिंदड़ी खाते रहना, चौंसा खा रहे हो चौंसा खाते रहना। कुछ समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा जी, उस मतलब एक ही जैसा काम करना है मतलब। अब अगर मैं अकाउंटिंग ही मुस्तकिल पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग, तो मतलब एक ही जैसा काम होता रहेगा, मैं इकोनॉमिक्स स्विच नहीं हो रहा। समझे बात को या नहीं? उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम, ये बताइए अभी आपकी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की इंटेंसिटी ज्यादा है? नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 क्यूएमटी। इंटेंसिटी ज्यादा किसमें बताइए? शिद्दत, अभी पढ़ने की शिद्दत किसमें? क्यूएमटी में होनी चाहिए ना। एग्जाम करीब किसका है? सबसे कम वक्त किसमें बचा है आपके पास? इसलिए मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर आप कब शुरू करेंगे, हमारा रिवीजन होगा या नहीं होगा? क्या आप रिवीजन में सब कुछ पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? सर वो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दीजिएगा सर प्लीज। वो आपने इकोनॉमिक्स की क्लास में समझा देता, हम तो नहीं थे उस क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो यहाँ से खबरें बाहर जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने वो पढ़ाया था इकोनॉमिक्स की क्लास में, मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक भी कवर किया था, वो हमें ही पढ़ा दीजिएगा। क्या ख्याल है?
तो इंटेंसिटी किस चीज की है? इंटेंसिटी तो क्यूएमटी पढ़ने की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आई कैप ने जो आपको लटका दिया इधर। अब ये बताओ, जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ था, सब के सब जो है लापरवाह हो गए थे कि नहीं हो गए थे? सारी टेंशन खत्म हो गई, अब आराम से बैठ गए। मतलब बिल्कुल पढ़ाई से दूर होकर बैठ गए बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्यों? शिद्दत खत्म हो गई, इंटेंसिटी खत्म हो गई, अहमियत खत्म हो गई। वैसे भी तो हम पाकिस्तानी कौम है, हम तूफानों से कश्तियां निकालते हैं। शुरू शुरू पढ़ना होता है हमने, आखिर में पढ़ेंगे 1 महीना, आखिर में पढ़ेंगे 1.5 हफ्ता, 1 हफ्ता, उसी में जो करना है कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारा कौमी कॉल है। कौमी तराने के बाद हमारा कौमी कॉल भी है, जो होगा देखा जाएगा। अरे देख लेंगे, मसला ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। अच्छा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। अच्छा अच्छा, सही है। लेकिन वो जो जो होगा देखा जाएगा के बाद जो जो सक्सेस मिलती है, वो जो इंसान को ढीठ बनाती है, फिर वो भी देखने के लायक होती है ना। द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरवल। गैप नहीं होना चाहिए बेटा। लगातार एक के बाद एक गिलास पानी पियो, लगातार एक के बाद एक स्लाइस जूस का डब्बा, लगातार एक के बाद एक पिज्जा का स्लाइस, लगातार एक ही टाइम में, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरवल। तभी तो पता लगेगा जनाब कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही कि नहीं मिल रही। ऐसा नहीं कि भाई एक गिलास सुबह पिया और उसके बाद 1-2 घंटे बाद दूसरा गिलास पे, तो फिर तो प्यास लग जाएगी, फिर तो प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी ना। ठीक है। उसके बाद यकीन करो अमान, तुम क्लास में हो तो मैं तुम्हें जूस पिलाता यार। वो मंजर देखने के लायक होता। ओके जनाब। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। ऐसा नहीं कि एक गिलास शदीद गर्मी में पिया और दूसरा गिलास जो है वो एसी के नीचे आके बैठ के पी लिया भाई। बेटा जूस कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, आपका लेवल फिर अलग होगा बेटा। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। आप जानते हैं क्लाइमेट का तब्दील होना इंटेंसिटी को बढ़ा भी देता है, और क्लाइमेट का तब्दील होना इंटेंसिटी को कम भी कर देता है। शदीद गर्मी में आकर आपने एक गिलास पानी पिया, वाह भाई वाह, ठीक है जी। और अगर आप एक एसी वाले कमरे में आके बैठ गए, थोड़ी देर आपने सब्र किया, तो आपकी उस कमरे में आने की बिना पर ही क्या होगी, प्यास की शिद्दत में वैसे ही कमी आ जाएगी। यकीन नहीं आता तो रोजा रख के देख लें, बगैर एसी के और एसी के साथ, शिद्दत का फर्क पता लग जाएगा आपको। क्या ख्याल है? उसके बाद कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स अनचेंज, प्राइसेस ऑफ गुड्स डू नॉट चेंज। क्या मतलब वही, वो इनकम बढ़ जाती है तो विलिंगनेस बढ़ जाती है, इनकम कम हो जाती है तो विलिंगनेस कम हो जाती है, इंटेंसिटी या इंपॉर्टेंस तब्दील हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जनाब इंटेंसिटी या इंपॉर्टेंस जो हो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से चेंज हो बस। यानी जो मैं गुड्स एक के बाद एक कंज्यूम कर रहा हूं, उससे इंपॉर्टेंस या इंटेंसिटी चेंज हो, किसी और फैक्टर से इंपॉर्टेंस या इंटेंसिटी चेंज ना हो। इस तरह किसी भी एक गुड एक प्राइस पर मैं मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज करूंगा, वो कहलाएगी उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस कम हो गई, तो जो प्राइस कम होने से मेरी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा, तो प्राइस कम होना शायद मुझे क्या कर रहा है, मेरी इंटेंसिटी को इस तरह बढ़ा रहा है कि मैं और चीज परचेज करूं। ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं आपके सामने मौजूद हैं, जिनको हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना। ये सारी इस लॉ की क्या है बेटा, अजम्पशंस हैं। कोई मुश्किल बात हो तो बताइए इसमें। कोई अगर आपको बात डिफिकल्ट लगी हो, कोई बात समझ ना आई हो,
तो बोल दीजिएगा बेटा। अब इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है बेटा? एक्सेप्शंस मतलब वो सिचुएशंस जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस बताइए। बोलिए क्या है एक्सेप्शंस? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हम एक के बाद एक लगातार कंज्यूम करें फिर भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश ना हो, या तो कांस्टेंट रहे या पहले से भी ज्यादा हो जाए? तो वो कौन सी चीज है? ऑक्सीजन? नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं। मतलब आप ऑक्सीजन ज्यादा या कम कंज्यूम कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। ऑक्सीजन तो जरूरत है आपकी, मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन वो जो क्वांटिटी आपको चाहिए वो आपको मिल रही है, ऐसे नहीं। फ्री गुड्स की बात नहीं करें तो बेहतर है। बोलिए और कोई एग्जाम्पल। हाँ जी, सबसे पहले एग्जाम्पल पता नहीं आप उस पर यकीन करें ना करें, आजकल के दौर में तो एतबार ही उठ रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। नॉलेज। नॉलेज, इल्म। हाँ भाई, इल्म का जो शौक होता है ना वो इंसान का बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ। मतलब जितना इल्म इंसान हासिल करता है, वो इल्म का हासिल करना उसको मजीद इल्म हासिल करने का ज़ौक और शौक दिलाता है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बेटा कि जो एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उस किताब में इतना मशगूल हो जाते हैं कि एक किताब ही पूरी एक रात में निपटा देते हैं बेटा। अब वो डिपेंड करता है किताब कोई सी भी हो, मतलब दुनियावी किताब हो, कोई नॉवेल हो, कुछ भी हो। जिनको मुताल्ले का शौक होता है, किताब बीनी का शौक होता है आप में से किताब पढ़ने वाले लोग हैं? नॉवेल्स पढ़ते हैं? नॉवेल्स, वो जो नॉवेल्स प्रिंट होके आते हैं, डाइजेस्ट जिनको कहते हैं, डाइजेस्ट। कौन कौन से नॉवेल्स पढ़ते हैं? किताब पढ़ें ताकि उससे आपका एक पढ़ने का स्टेमिना बने, मतलब यानी कि आपकी पढ़ने की आदत डेवलप। जो अच्छा लगे। तो कोई एक नाम तो लो ना यार, जो अच्छा लगे। कोई तुमने पढ़ा हो जिंदगी में तो कोई नाम तो लो। अब वॉक टू रिमेम्बर, अच्छा जी, चले खैर। अलिफ। अच्छा जनाब, ओके। प्रिजनर ऑफ जेंडा, वाह 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 वाह। वाह वाह, वो तो मजबूरी थी ना यार। बेचारा वो कैदी जो अब तक आजादी नहीं हुआ हमारा। पता नहीं, मैं जब पढ़ता था तब भी बेचारा वो कैद था, आपने पढ़ा तब भी बेचारा वो कैद था। वो उसको कैद से तुमने आजादी नहीं करवाया। अब ये नहीं बोलना कौन सा नॉवेल पढ़ रहे हो, एर्तुगरुल गाजी पढ़ रहा हूँ। वो ड्रामे की शक्ल में जो तुम देख रहे हो एर्तुगरुल गाजी, वो नॉवेल वो अलग चीज है बेटा। चले जी। रूमी, रूमी। ये जो आपने नाम लिखा है ये,
ओके। वैसे विराट कोहली ने भी शायद इस किताब को रेफर किया था मेरे ख्याल से। शम्स तबरेज और रूमी दो अलग अलग पर्सनैलिटी है मेरे ख्याल से तो यार। जलालुद्दीन रूमी। वो तो तुम आजकल इब्ने अरबी पढ़ रहे होगा ना बेटा, तुमने एक नई शख्सियत को देखा ना, इब्ने अरबी। हम तो बहुत पहले से वाकिफ हैं, लेकिन हमारी आवाम के सामने इब्ने अरबी इंट्रोड्यूस हुआ है अभी आजकल। एक बात ये बोलूंगा कि किसी भी चीज को ड्रामा शक्ल में मत देखो। उसकी जो रियलिटी आपको किताबों के अंदर मिलेगी ना, वो रियलिटी ड्रामों के अंदर कभी नहीं मिलेगी। कैमरा पे लाते हुए हकीकत को छुपा दिया जाता है। बहुत सारे हकाइक जो है हमारे सामने नहीं होते। बहरहाल हम कहाँ निकल गए, वापस आते हैं। नॉलेज। तो नॉलेज जो है एक ऐसी चीज है जो इंसान हासिल करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। ठीक है, तो नॉलेज एक्सेप्शन है इसकी। चले भाई, अगर इस बात पे यकीन ना तो अलग बात है, आपकी यकीन की मर्जी है, लेकिन किताबें तो बोलती हैं ऐसा, हम भी ऐसा समझते हैं। आजकल की नई नस्ल ऐसा ना समझती हो तो अलग बात है भाई। ओके जी। उसके बाद चलें दूसरी चीज पे, तो आप यकीन करेंगे क्या है बेटा, मनी, पैसा। कोई आपको बोले यार तुम्हारी सैलरी 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी, तो बोलोगे नहीं नहीं यार पैसा बहुत है मेरे पास, वैसे ही मेरी मार्जिन डिमिनिश हो चुकी है, मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, बस बस ऐसा बोलोगे। आपके घर वाले बोले पॉकेट मनी तुम्हारी 100 रुपए थी, अब 200 रुपए। अब बोले नहीं नहीं 100 रुपए बहुत है, 200 रुपए क्या करूंगा मैं, 500 रुपए बहुत है, 1000 रुपए क्या करूंगा मैं, मेरी तो मार्जिन डिमिनिश हो गई है, वैसे ही मेरे पास ईदी ईदी पड़ी हुई है इतनी अच्छी खासी, पहले वो तो खर्च कर लूं मैं, है ना। वो जो आपने पिछले महीने पैसे थे वो भी पड़े हैं मेरे पास, मैं तो खर्च करता नहीं हूँ, मेरी तो मार्जिनलिटी डिमिनिश हो रही है, वैसे ही मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। क्या ख्याल है? ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा, हाँ बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बोलेगा, कॉमन मैन नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पैसा वो चीज जिसमें इंसान कहता है हल में मजीद, ठीक है, और चाहिए। यानी हदीस में अल्फाज है, इंसान के पास अगर एक सोने का पहाड़ तो दूसरे सोने सोने के पहाड़ की ख्वाहिश करेगा, तो उसके उसका जो पेट है ना, पेट वो एक चीज भर सकती है, वो कब्र है, मतलब यानी कि मौत उसका पेट भर सकती है, वरना उसका पेट भरने वाली कोई चीज नहीं। तो इंसान जब पैसा कमाता है तो फिर मजीद से मजीद तर कमाने की ख्वाहिश उसको आगे ले जाती है। तो हम कहते हैं ये पैसे पे लॉ अप्लाई नहीं होता, पैसा इसकी एक्सेप्शन है। इस पर 3 नंबर का पास पेपर सिर्फ मनी के ऊपर आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत पहले आई कैप के एग्जाम में, कि ये समझाइए कि पैसे पे लॉ अप्लाई कैसे नहीं होता। ठीक है, सिर्फ 3 नंबर का छोटा सवाल आया था एक पेपर के अंदर, बाकी ये लॉ तो वैसे आया हुआ है, लेकिन सिर्फ इतने एरिया को टच किया था आई कैप ने। अच्छा, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स इस पे बात करते हैं बेटा, और वो बोलते हैं हाँ पैसे की भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके होती है। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने बड़े बड़े महलात छोड़कर जो है वो कहीं निकलते हुए देखा है, सुकून मैसर नहीं है उनको। यस और नो? पैसा तो बहुत है। कभी आपने जुनैद जमशेद का इंटरव्यू पढ़ा, वो वाला जो जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ चेंज के बारे में बयान करते हैं? एक वीडियो जिसमें जुनैद जमशेद अपना लाइफ चेंज पूरा डिफाइन कर रहे हैं कि भाई मेरी जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, मैं क्या था और मैं क्या हो गया।
बहरहाल ये अपनी जगह पर है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहते हैं जनाब के पैसे की भी मार्जिनलिटी फर्क होती है। फर्क होती है मतलब कैसे? एक 100 रुपए के नोट की अहमियत अमीर और गरीब के लिए एक जैसी नहीं है। क्या ख्याल है आपका, इस बात से आप एग्री करेंगे? एक 100 रुपए का नोट एक गरीब आदमी बड़ा ठहर ठहर के खर्च करेगा, एहतियात से खर्च करेगा, एक अमीर आदमी ऐसे ही खर्च कर देगा। तो इसका मतलब क्या है? अमीर और गरीब के दरमियान जो है पैसे की अहमियत में फर्क जरूर है, इतना तो मानना पड़ेगा। यानी ये तो मानना पड़ेगा, पैसा अगर आपके पास बहुत हो जाए तो आपके नजदीक अहमियत कम हो जाती है ना? तो इतना तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, वो ख्वाहिश नहीं मरती इसको कमाने की, मतलब मजीद पैसा बनाने की। हाँ, इसमें कंडीशन चेंज होगी, मतलब बताना ये कि फर्क पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए जो आपकी हॉबीज हैं, हॉबीज हॉबीज क्या है? हॉबीज, जो चीज आपकी हॉबी होगी ना बेटा, उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, हॉबीज पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मोबाइल यूज करना हॉबी है भाई। पुराने जमाने वो आपने शायद बचपन में आपने भी लिखा हो, वो जो मजमून लिखते थे उर्दू की किताब में या उर्दू के सब्जेक्ट में, मेरा बेहतरीन मशगला, मेरा पसंदीदा मशगला, माय फेवरेट हॉबी, ऐसा कुछ होगा। वो सब झूठ लिखते थे आप उसके अंदर, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो किसी का शौक बागबानी था, गार्डनिंग था, किसी का शौक जो था वो टिकट कलेक्शन था, किसी का शौक जो था वो एनिमल या पेट्स क्या करना था। तो ऐसे ही ना, कोई पतंग उड़ा रहा है, दिन भर पतंग ही उड़ा रहा है, उसको धूप की परवाह नहीं है, यकीन करें समझ से बाहर है क्या हो रहा है। गर्मी इतनी शिद्दत है, पतंग उड़ा रहा है। कोई कबूतर उड़ा रहा है तो कबूतर ही उड़ा रहा है छतों पे बैठ के भाई, उसको परवाह ही नहीं है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कोई टेंशन ही नहीं है। कोई वो क्रिकेट खेलने जा रहा है तो वो सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। तो मतलब टिकट कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, उसमें आप जितने कॉइन ज्यादा कलेक्ट करेंगे उतना आपका वो क्या कहें मार्जिनलिटी में इजाफा होगा, कि हाँ भाई नए से नए कॉइन की तलाश, नए से नए टिकट की तलाश। तो हॉबीज, जवाब दे, ये सब कुछ है इसमें। फिर अगर आप गेमिंग करते हैं तो एक ही गेम खेल रहे हैं, पबजी खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, यार थक ही नहीं रहा बेटा। पबजी खेल गए कि थक नहीं रहा, समझ से बाहर है। अब समझ नहीं आता ये पबजी से ब्रेक लेके पढ़ाई करता है या पढ़ाई से ब्रेक लेके पबजी खेलता है, ये समझ नहीं आती बात यार। अब मुझे समझा दीजिए। या तो पबजी खेलते खेलते बोलते चलो थोड़ा ब्रेक देते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर 5 मिनट पढ़ता है, वापस आधे घंटे का पबजी खेल लेता है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, वो एक गाना जो किसी स्टूडियो में आ गया, आप समझ सकते हैं कौन सा स्टूडियो है। तो वो गाना जो किसी स्टूडियो में आ गया, आपको इतना पसंद आया भाई, अब सुबह से लेके शाम तक वही चल रहा है, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मतलब इंसान एक ही चीज बार बार सुनता जा रहा है, थक ही नहीं रहा यार, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो रही बेटा, क्या करें।
यहां तक कि लफ्ज लफ्ज आपको अजबर हो गया, मतलब लफ्ज लफ्ज आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया। ये हालत हो गई आपकी। एग्जामिनेशन हॉल में अगर कुछ लिखना नहीं यार तो गाने दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। इतने आपको क्या है, तो जितनी बार सुना है ना इतनी बार यार मुझे भी सुन लिया करो यार। मेरे भी अल्फाज तुम्हारे दिलों पे नक्श हो जाएंगे, यकीन करो। चलो उससे आधी बार सुन लिया करो बस यार, तब भी कंफर्म हो जाएगा। तुम तो मेरा लेक्चर भी इधर क्या कहते हैं यूट्यूब पर क्या है 1.5 की स्पीड पे सुनते हो यार। गलत बात है ना ये। 1.75 चलो भाई। हाँ यकीन करो मेरा लेक्चर जो है वो, अगर तुम 1.5 की स्पीड पे भी सुनोगे तो नॉर्मल लगेगा तुम्हें। इतना ठहर ठहर के आराम आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है। बहरहाल तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं बेटा। ये एक्सेप्शंस भी आ गई, इन एक्सेप्शंस को आप जरा डिटेल लिख लीजिएगा स्टडी टेक्स्ट पढ़ के। उम्मीद है आप इन सारी चीजों को कवर करेंगे, बाकी बातें आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में होती रहेंगी। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछिएगा। कोई सवाल है आप लोगों का? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।